एक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको विज्ञान की निरंतर कक्षाएं मिल रही हैं। आज हम हमारी जो तीसरी क्लास है, इसमें सबसे पहले है दूरी। दूरी देखिए, दूरी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा निर्धारित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई, ठीक है, दूरी कहलाती है। दूसरा पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन क्या है भाई? ठीक है, किसी वस्तु द्वारा निर्धारित समय में प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच लंबवत दूरी। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे ये कोई वस्तु है, इस तरीके से अगर यहां से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, इस तरीके से या इस तरीके से चलना प्रारंभ किया, ये मान लीजिए कि 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और ये है 3 किलोमीटर। और वस्तु ने इतनी दूरी तय की यहां से लगा करके यहां तक, तो इसमें जो दूरी हो जाएगी वो 5, 4, 9 और 9, 3, 12। तो जो दूरी इसमें हो जाएगी वो दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर। दूरी बराबर 12 किलोमीटर। और इसी में यदि विस्थापन देखें तो इस तरीके से ये चला 5 किलोमीटर, ये चला 4, अब ये चला 3 किलोमीटर। तो विस्थापन होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की लंबवत दूरी, मतलब ये जो दूरी होगी ये कहलाएगी विस्थापन। बिल्कुल लंबवत दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, तो दूरी की लंबवत दूरी। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, ये है अदिश राशि। दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि, सदिश राशि। देखिए, जीरो दूरी जो है वो जीरो हो सकती है, दूरी जीरो हो सकती है, वहीं पर व्यक्त रहा, जीरो भी हो सकती है, और दूरी जो है धनात्मक रहेगी, धनात्मक। परंतु जो विस्थापन है वो जीरो भी हो सकता है। विस्थापन यहां पे अगर मिटा के, तो विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यह रखना है इसमें कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि दूरी है? अदिश राशि। और विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन है सदिश राशि। किसी वस्तु के द्वारा
तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। और किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी जीरो हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, जबकि विस्थापन जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगला है चाल। अगला है कि चाल, इस तरीके से लिखें, गतियां, गति, गति। गति क्या होती है? किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के सापेक्ष दूरी जो होगी, किसी वस्तु के गति जो है किसी वस्तु के सापेक्ष होती है, सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष नहीं। ये जो कथन है ये आइंस्टीन का कथन है। किसका कथन है ये कथन आइंस्टीन का है, आइंस्टीन। जैसे मान लीजिए कि एक ये कार है, ये कार, एक मान लीजिए कि ये वाली कार है, ठीक है, और एक जो कार है वो एक ये कार है, ये एक कार है, ठीक है। ये कार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये वाली कार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, ठीक है। दोनों कार बराबर बराबर गति से जा रही है। तो दूसरी कार की जो गति है पहली कार के सापेक्ष जीरो है, ठीक है। यानी दूसरी कार की जो गति है, ये मान लीजिए कि बी और ये है ए, तो बी की चाल, बी की चाल ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष शून्य है, ए के सापेक्ष शून्य है। मतलब जो भी गति होगी वह किसी वस्तु के सापेक्ष ही होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। यह कथन आइंस्टीन का है। तो अगला है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। मात्रक दोनों के मीटर पर सेकंड ही है, इसका भी मात्रक है मीटर पर सेकंड, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसका भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। दोनों का मात्रक सेम है। ये सदिश राशि, ये अदिश राशि है, अदिश राशि। और जो वेग है वो कैसी राशि है? वो सदिश राशि। वेग कैसी राशि है? वेग है सदिश राशि, वेग है सदिश राशि, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है कि एक धावक, प्रश्न है कि एक धावक, एक धावक एक 500 मीटर, 500 मीटर वृत्तीय पथ के, 500 मीटर वृत्तीय पथ के 5 चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है। दूरी व विस्थापन ज्ञात करें, दूरी व
विस्थापन ज्ञात करें। तो देखिए, अगर ये मान लीजिए कि एक ये जो है इस तरीके से वृत्त है, इस वृत्त की जो जो परिधि है ये 500 मीटर है। कितने मीटर है ये परिधि? ये मान लीजिए कि कितने मीटर है? 500 मीटर। जो परिधि है ये है 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, ये जो है 500 मीटर है। अब देखिए, व्यक्ति ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना जो है व्यक्ति ने स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया 500 मीटर, यानी दूरी अगर देखें तो दूरी कितनी हो जाएगी? एक चक्कर लगाया इसने 500 मीटर, दूसरा चक्कर लगाया 500 मीटर, तीसरा चक्कर लगाया 500 मीटर, चौथा चक्कर लगाया 500 मीटर और पांचवा चक्कर लगाया 500 मीटर। इसने क्या किया कि 5 चक्कर 500 मीटर के लगाए। तो दूरी कितनी हो जाएगी कि 500 गुणे 5 बराबर कितनी? 2500 मीटर। परंतु व्यक्ति जो है 5 चक्करों के बाद जहां से चला था, ठीक है, वहीं पर आ गया। यहां से गया इस तरीके से, फिर से आया, फिर से आया और फिर से आया, यानी 5 चक्कर चलने के बाद जहां से चला था वहीं पर आया। तो विस्थापन कितना हो गया? यानी ये प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु हो गया। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? तो विस्थापन हो जाएगा 0। तो विस्थापन कितना हुआ उसका? विस्थापन हो गया 0। ठीक है, 0 मीटर, क्योंकि जिस बिंदु से वो चला था उसी बिंदु पर वापस आ गया, तो विस्थापन उसका कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अगला है कि विद्यार्थी के घर से स्कूल 3 किलोमीटर है, जाने और आने में विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे मान लीजिए अगला है कि विद्यार्थी के घर से स्कूल 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, जाने व आने में विस्थापन व दूरी ज्ञात करें। विस्थापन व दूरी ज्ञात करें। विस्थापन व दूरी ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कि ये घर हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि घर है और यहां से यहां विद्यालय है। ये यहां क्या है? ये यहां विद्यालय है, विद्यालय। ठीक है, 3 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर। तो विद्यार्थी 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर वापस आया। ठीक है, 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर वापस आया। तो उसने कितनी दूरी तय की? कितना दूरी चला? 3 और 3 3 6। तो दूरी बराबर कितनी? कि दूरी बराबर 6 किलोमीटर। विस्थापन कितना? कि जहां से गया था सुबह, शाम को वही क्या हो गया? सही वापस आ गया। तो जाने में और वापस आने में जो विस्थापन हुआ वो विस्थापन कितना हो गया? 0। विस्थापन कितना हो गया? तो विस्थापन बराबर 0। ठीक है, अगला है कि 2 गतिशील कारें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। पहली कार के सापेक्ष दूसरी कार का वेग क्या होगा? तो ये हम बता चुके हैं कि 2 कारें जो हैं एक ही दिशा में जा रही हैं। पहली का भी वेग 60 किलोमीटर है, दूसरी का भी वेग 60 किलोमीटर है। तो दूसरी कार का जो वेग है पहली के सापेक्ष कितना है? तो पहली के सापेक्ष 0 किलोमीटर है। अगला पॉइंट लिखिए कि वेग बदलने पर चाल स्थिर रह सकती है। चाल स्थिर रह सकती है। चाल स्थिर रह सकती है मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर है
तो क्या उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, चाल स्थिर है तो वेग में परिवर्तन हो सकता है, परंतु वेग स्थिर हो, चाल में परिवर्तन, तो चाल में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, चाल बदलने पर, चाल बदलने पर वेग का स्थिर होना संभव नहीं है। 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 अगला है गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार, गतियों के गतियों के प्रकार, गतियों के प्रकार। तो गतियों के प्रकार में एक पहली गति है ऋजुरेखीय यानी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति या फिर ऋजुरेखीय गति, ऋजुरेखीय गति। सरल रेखीय गति यानी ऋजुरेखीय गति मतलब इस तरीके से, ये अगर तल है तो इस तरीके से जो गति हो रही है, इधर कोई व्यक्ति ऐसे से जा रहा है तो ये सरल रेखीय यानी ऋजुरेखीय गति है। दूसरा है अनियमित गति। अनियमित अनियमित गति, अनियमित गति। तीसरा है वक्री गति। तीसरा है वक्री गति। चौथा है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर से इस तरीके, ये मान लीजिए धरातल है तो कोई वस्तु ऊपर से अगर इस तरीके से गिर रही है तो यह है वक्री गति। वक्री ऊर्ध्व, सॉरी ये है ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति। ठीक है, अगला है ऊर्ध्व गति के बाद, ऊर्ध्व गति के बाद है आवर्ती गति। आवर्ती गति, तो आवर्ती गति हम अगले पर लिखते हैं। आवर्ती गति, आवर्ती गति। तो आवर्ती गति दो प्रकार की होती है। एक होती है दोलन या कंपन, दोलन व कंपन। ठीक है, एक गति है आवर्ती गति में कि दोलन व कंपन, और दूसरी है वृत्ति व घूर्णन, वृत्ति या घूर्णन। ठीक है, दोलन व जो कंपन गति है, दोलन और कंपन गति का मतलब है इस तरीके से कि जैसे एक घड़ी है और घड़ी में इस तरीके से पेंडुलम का चलना, घड़ी में इस तरीके से पेंडुलम का चलना, इस तरीके से पेंडुलम, ये मान लीजिए कि केंद्र है और इस तरीके से पेंडुलम का इधर इधर ऐसे ऐसे चलना जो है, ये क्या कहलाएगा? दोलनी गति कहलाएगा। ठीक है, झूला झूलती लड़की तरीके से अगर लिखें तो घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम का चलना, झूला झूलती लड़की या झूला झूलती लड़की, झूला झूलती लड़की मतलब इस तरीके से अगर गति हो रही है तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? ऐसी गति को कहेंगे दोलन गति या कंपन गति। वृत्ति गति में क्या होता है? वृत्ति गति में कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है इस तरीके से, तो यह है वृत्ति गति। घूर्णन गति का मतलब है कि कोई अगर इस तरीके से घूम रहा है, अपने स्थान पर घड़ा इस तरीके से घूम रहा है, तो वृत्ति गति में हो जाएगी कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा। और घूर्णन में क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगी वृत्ति का, और घूर्णन में क्या हो जाएगा?
घूर्णन में इस तरीके से कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या है? घूर्णन गति का उदाहरण है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। घड़ी का जो पेंडुलम है इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से, तो वो दोलन या कंपन गति का उदाहरण है, और झूलता झूलती लड़की भी दोलन या कंपन गति का उदाहरण है। अगली गति है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, ठीक है। प्रक्षेप गति वो गति है जिसके द्वारा कोई पिंड जो है परवलयाकार मार्ग तय करता है, जैसे इस तरीके से। अगर इस तरीके से कोई गति हो रही है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अगर गति हुई तो इसको कहते हैं प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, ठीक है। ये जो गति है एक ऐसी गति है प्रक्षेप गति। जैसे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं तो उस भाले की गति कैसी होती है? प्रक्षेप गति होती है। अगर तोप से जो गोला निकलता है उसकी गति कैसी होगी? प्रक्षेप गति होगी, ठीक है। अगर ऊपर मान लीजिए कि हवाई जहाज से अगर कोई वस्तु नीचे गिराई जाए तो वह वस्तु भी प्रक्षेप गति करेगी। तो उदाहरण में अगर लिख लें, नंबर 1, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली, नंबर 1 बंदूक की गोली। नंबर 2, वायुयान से नीचे, वायुयान से नीचे डाली गई वस्तु की गति, डाली गई वस्तु की गति, वस्तु की गति, ठीक है। नंबर 3, जैसे लिख दीजिए कि नीरज चोपड़ा द्वारा, श्री लगा दीजिए भाई, गोल्ड मेडल विजेता है श्री नीरज चोपड़ा द्वारा फेंका गया भाला का गति, फेंका गया भाले की गति, भाले की गति, भाले की गति, ठीक है। तो ऐसी गति में क्या होता है कि इस वाली गति में कि जब हम इस तरीके से अगर बनाएं, यदि हम किसी वस्तु को 90 अंश पर फेंकेंगे, 90 अंश पर, इस तरीके से बिल्कुल लंबवत 90 अंश पर फेंकेंगे तो वस्तु जो है अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। अगर सीधे 90 अंश पर फेंका जाए तो वस्तु जो है अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, और अगर 45 अंश पर फेंका जाए तो अधिकतम दूरी तय करेगी। इसे इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट कि 90 अंश पर अधिकतम ऊंचाई, 90 अंश पर अधिकतम ऊंचाई व 45 अंश पर, 45 अंश पर फेंकी गई वस्तु, फेंकी गई वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है, अधिकतम दूरी तय करेगी, अधिकतम दूरी तय करेगी, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई कब? जब 90 अंश पर फेंकी जाएगी तब। 90 अंश पर अगर कोई वस्तु यहां से फेंकी गई इस तरीके से तो अधिकतम ऊंचाई, और जब 45 अंश पर फेंकी जाएगी तब अधिकतम दूरी तय करेगी, ठीक है, तब जाके अधिकतम दूरी तय करेगी।
ठीक। प्रक्षेप गति को द्विविमीय गति भी कहते हैं, इसे दो विमीय गति भी कहते हैं, दो विमीय गति भी कहते हैं, इसे दो विमीय गति भी कहते हैं। आगे है त्वरण। अगला क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण। त्वरण। त्वरण क्या है भाई? जब किसी वस्तु को, जैसे ऊपर से कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये एक मंजिल है, ऐसे ये धरातल, और यहां से कोई वस्तु अगर नीचे क्या की जाए, नीचे कोई वस्तु यहां से डाली जाए, नीचे कोई वस्तु क्या कर दी जाए, नीचे कोई वस्तु डाली जाए, तो यहां पर जो वेग होगा वस्तु का, ये वस्तु ऐसे नीचे क्या की गई है, डाली गई है, तो वस्तु का जो वेग यहां पर होगा, जैसे अगर यहां पर ये वस्तु का जो वेग है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है, 8 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां पर वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहां मान लीजिए हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर उसका वेग जो है और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो जो वेग बढ़ने की दर है, तो एक सेकंड में वेग कितना बढ़ रहा है, तो एक सेकंड में जितना वेग बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग त्वरण, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण में क्या है? ये त्वरण में लिख लीजिए, त्वरण में वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, प्रति सेकंड, वेग परिवर्तन की दर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर प्रति सेकंड क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। कैसी राशि है ये? एक सदिश राशि है। कैसी राशि? त्वरण। त्वरण जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, इसी में नीचे लिख दें यहां पे, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, वेग, वह वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वह वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, की दर त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, अगला है कि किसी बस में, मान लीजिए कि हम बस में सवारी कर रहे हैं और खिड़की से, बस की खिड़की से अगर ऐसे किसी वस्तु को हम बाहर फेंक दें, तो हमें वह वस्तु जो है सरल रेखा में गति करती हुई दिखाई देगी, ऋजु रेखा में गति करती हुई दिखाई देगी, परंतु वही वस्तु बाहर, अगर बस के बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसको प्रक्षेप गति करती हुई दिखाई देगी। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि बस से कोई वस्तु बाहर फेंकने पर, कोई वस्तु बाहर फेंकने पर, फेंकने पर अंदर बैठे व्यक्ति को, अंदर बैठे,
अंदर बैठे व्यक्ति को सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति करती हुई दिखाई देगी, सरल रेखीय गति करती हुई दिखाई देगी, गति करती हुई। वह बाहर बैठे व्यक्ति को, बाहर बैठे व्यक्ति को, बैठे व्यक्ति को सरल रेखीय गति दिखाई देगी, सरल, अरे सॉरी, अंदर बैठे हुए व्यक्ति को सरल रेखीय गति, वह बाहर बैठे व्यक्ति को प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति करती हुई दिखाई देगी, प्रक्षेप गति करती हुई, ठीक है, प्रक्षेप गति करती हुई दिखाई देगी। जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर इस तरीके से जब फेंकते हैं, इस तरीके से किसी वस्तु को जब हम इस तरीके से जब फेंकेंगे, तो जब ये वेग, आरोपित वेग जब शून्य हो जाएगा, इस तरीके से जब फेंकेंगे तो आरोपित वेग जब शून्य हो जाएगा यहां पे, तब कुछ क्षण के लिए जो गति है ये इस तरीके से क्षैतिज, मतलब जैसे ही वेग शून्य होगा तो वस्तु जो है क्षैतिज दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। यानी वेग शून्य होने पर वस्तु क्षैतिज दिशा में तरीके से गति करना प्रारंभ करती है, तब जाके नीचे गिरती है ना। तो वेग शून्य होने पर ऊपर फेंकी गई वस्तु का जब वेग शून्य हो जाता है, तब वह वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करते हुए प्रतीत होती है, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे कहीं नीचे लैंड करेगी, इस तरीके से गति करेगी। आगे है मतलब कि यदि कोई गति जो है इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, कोई वस्तु जो है वो इस वाले पथ पर गति कर रही है, ऐसे इस तरीके से गति कर रही है, ऐसे गति कर रही है बार बार, जिस तरीके से इस तरीके से गति कर रही है, ठीक है। तो इसमें चाल नियत, चाल अगर समान गति से कर रही है, समान गति, कैसी गति है, समान गति से, समान गति से, अगर समान गति से ऐसे चल रही है तो इसमें क्या होगा कि चाल तो नियत रहेगी, चाल में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु वेग व त्वरण, वेग व त्वरण में परिवर्तन हो सकता है, में परिवर्तन होता है, वेग व त्वरण में परिवर्तन, ठीक है। चाल तो नियत रहेगी, परंतु वेग और त्वरण में क्या होगा कि वेग और त्वरण में परिवर्तन होता रहेगा। वेग व त्वरण में नहीं, त्वरण की दिशा में, सॉरी, त्वरण की दिशा में, त्वरण की दिशा में, ठीक है। त्वरण की दिशा में, वेग व त्वरण की दिशा में परिवर्तन होता रहेगा जब कोई गति एक वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चल, यानी समान गति कर रही है, तब चाल तो नियत रहेगी, परंतु वेग व त्वरण की दिशा परिवर्तित होती है, ठीक है। आगे है गति विषयक नियम। अगला है कि गति विषयक नियम, गति के समीकरण। अगला है गति के समीकरण, ठीक है, गति के समीकरण। तो इटली के वैज्ञानिक हैं गैलीलियो। कौन है? इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने प्रस्तुत किया। पहला वाला है कि V बराबर U प्लस AT। सेकेंड वाला है कि H बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है कि V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2
ए यच, इसको यच कहें या फिर यस कह दें। अगर इसको यस कहेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, तो यहां भी यस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गति के समीकरण है कि जब कोई गति एक सरल रेखा में अगर इस तरीके से गति कर रही है, इस दिशा में अगर गति कर रही है तो उसके क्या है, उसके जो है गति ज्ञात करने के समीकरण है 3, जिसमें v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है, t है समय। यस क्या है तय की गई दूरी, u क्या है प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। v v जो है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और यस क्या है दूरी। तो लिखना चाहो तो यहां पे लिख दें v है अंतिम वेग, अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण और यस क्या है दूरी और t है समय। t क्या है, t है समय। ठीक है, अगला बढ़ो। अगला है कि किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होता है। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए। अगला है कि किसी, प्रश्न आया हुआ है कि किसी गतिमान, अच्छा किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति, एक समान, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति, गति होने पर, गति होने पर त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, त्वरण कैसे उत्पन्न होता है। मतलब है कि कोई पिंड जो है इस तरीके से गति कर रहा है, कोई पिंड इस तरीके से गति कर रहा है तो उसका वेग तो मतलब उसकी चाल जो है, उसकी चाल तो निर्धारित है। ठीक है, चाल निर्धारित है तो इसमें त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, फिर त्वरण इसमें उत्पन्न कैसे हो रहा है, तो उत्तर है इसका दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग तथा वेग की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं। तो ये हम लिखवा भी चुके हैं पॉइंट। अगला प्रश्न जो आया है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग तथा वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगला है कि यदि यदि गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है, अगर गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है तो उसका पथ कैसा होगा। अब देखिए कोई वस्तु अगर गतिमान है तो त्वरण, वृत्तीय गति में तो त्वरण शून्य नहीं होगा, इसमें तो त्वरण शून्य नहीं होगा। अगर इसमें त्वरण शून्य होगा तो वस्तु जो है वो मुड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर त्वरण शून्य है, गतिमान वस्तु में त्वरण क्या है शून्य है, तो वह जो गति है वह ऋजुरेखीय है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि गतिमान वस्तु का त्वरण शून्य होने पर, त्वरण शून्य होने पर
गतिमान वस्तु का पथ कैसा है? गतिमान वस्तु का पथ कैसा है? पथ कैसा है? तो कैसा पथ है? ऋजु रेखी। ऋजु रेखी पथ होगा अगर त्वरण क्या है? अगर त्वरण शून्य है। अब देखिए, वर्षा की जो बूंद है, वर्षा की बूंद वो आसमान से गिर रही है, ठीक है। तो वर्षा की जो बूंद गिरती है उसका त्वरण समान होता है, यानी जो स्पीड जो बढ़ रही है, एक सेकंड के बाद स्पीड जितनी बढ़ रही है, हर सेकंड के बाद जो स्पीड बढ़ रही है, यानी त्वरण, तो त्वरण तो समान होगा, परंतु उसकी जो गति की जो होगी वो समान नहीं होती है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कि वर्षा से गिरती हुई बूंद एक समान त्वरण से गिरती, न कि एक समान गति से। वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद का, वर्षा की बूंद का, वर्षा की बूंद एक समान त्वरण से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है, ना कि एक समान गति से, ना कि एक समान गति से, ना कि एक समान गति से, ठीक है। अब देखिए, वृत्तीय गति में हमने बताया था कि इस तरीके से कोई अगर गति वृत्तीय हो रही है, तो अगर यहां से कोई अगर व्यक्ति चला और यहीं से आ गया, तो कितने भी राउंड लगाए, अगर यहां से गया है और यहीं तक आया, ठीक है, तो उसका जरा बताइए विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन होगा शून्य। तो विस्थापन जब शून्य होगा तो औसत वेग कितना हो सकता है? क्योंकि औसत वेग बराबर क्या होगा कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो किसी भी वृत्तीय गति में औसत वेग शून्य हो सकता है, यानी वृत्तीय गति में औसत वेग शून्य हो सकता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि वृत्तीय गति में औसत वेग शून्य हो सकता है। वृत्तीय गति में औसत वेग, औसत वेग शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट हो गया कि बढ़ती गति में औसत वेग शून्य हो सकता है। देखिए, ये पॉइंट हम बता भी चुके हैं, ठीक है, कि अगर एक ही चाल से, एक ही चाल से इस तरीके से गति हो रही है, एक ही चाल से अगर गति हो रही है और उसमें दिशा परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। यानी वृत्तीय गति में दिशा परिवर्तन का कारण है त्वरण, और त्वरण का कारण है दिशा परिवर्तन। तो अगला है बल। अगला है बल। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो विरामा अवस्था में स्थित किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने का प्रयास करता है, या गति की अवस्था में किसी वस्तु को विरामा अवस्था में लाने का प्रयास करता है। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल आरोपित किया जाता है। बल का मात्रक न्यूटन, और बल जो है राशि है सदिश राशि, ठीक है। तो बल जो है, बल की परिभाषा, बल वह धक्का, वह धक्का हुआ खिंचाव है, वह खिंचाव है जो जो विरामा वस्तु, जो विरामा, जो विरामावस्था में वस्तु को गति की अवस्था, जो विरामावस्था में स्थित वस्तु को, विरामावस्था में
जो विरामावस्था में स्थित वस्तु को, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गति अवस्था में, गति अवस्था में या गति की अवस्था से विरामावस्था, या गति की अवस्था से, या गति की अवस्था से विरामावस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है, में लाता है या लाने का प्रयास करता है, या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, लाता है या लाने का प्रयास करता है, यानी बल व धक्का या खिंचाव है जो विरामावस्था में स्थित किसी वस्तु को गति की अवस्था में व गति की अवस्था में स्थित किसी वस्तु को विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। मतलब अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है या फिर अवस्था परिवर्तन करता है। ठीक है, बल का जो मात्रक है, मात्रक बराबर है न्यूटन। मात्रक क्या है बल का? बल का मात्रक है न्यूटन या किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी मात्रक है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राशि कैसी है बल? तो बल एक जो है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। बल कैसी राशि है? बल है सदिश राशि। ठीक है, व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है इसका? तो बल का तो F बराबर यम ए, क्योंकि कई सारे होते हैं व्यंजक। F बराबर यम ए। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल के प्रकार, बल के प्रकार, बल के प्रकार। ठीक है, तो बल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क। संपर्क बल और एक है असंपर्क बल। असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल में जैसे पेशीय बल, पेशीय बल, जैसे अगर हम इस मार्कर को ऐसे अपने हाथ से पकड़े हैं तो इसमें पेशीय बल लग रहा है। किसी वस्तु को अगर हम पकड़े हैं तो पेशीय बल के द्वारा पकड़े हैं तो पेशीय बल लग रहा है। मतलब अगर इसको हम से छू रहे हैं तो ये पेशीय बल इस पे लगा रहे हैं। ठीक है, टच करके। और अगर उसको हम टच ना करें, उस पर बल लगाएं, किसी को ऐसे अपनी ओर आकर्षित करें, चुंबक का बल, चुंबक देखिए लोहे को क्या कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये जो बल है ये है असंपर्क बल। जैसे इसमें क्या है, उदाहरण में लिख लीजिए चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, इसी में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कैसा है? असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? असंपर्क बल, मतलब असंपर्क बल की श्रेणी में आ जाएगा इसमें। तो अगला है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, न्यूटन ने इस बल को, न्यूटन की प्रिंसिपिया, न्यूटन ने किस पुस्तक में इसको लिखा है? न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में वर्णित, प्रिंसिपिया में वर्णित। ठीक है, न्यूटन के अनुसार कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, तो ये वस्तु
किसी अन्य वस्तु को, मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह वाली वस्तु भी इस वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा वह उस वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है। मतलब प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। ठीक, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल जो है यफ, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है यफ बराबर, यफ क्या होता है? यफ दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगले ही पेज पर बताएं, अगले पेज पे, कि यफ बराबर यफ अनुक्रमानुपाती यम इंटू यम टू। अगर दो पिंड हैं, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, तो इनके मध्य इस तरीके से लगने वाला आकर्षण बल, यानी यम1 और यम2। ठीक है, धरातल है तो यम1 और यम2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को अगर हम एक में मिलाएं आपस में, दोनों समीकरणों को, तो बन जाएगा कि यफ इस तरीके से कि यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा कि यफ बराबर जी यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। जी क्या है? इस तरीके से यहां लिख लें, अगर जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, इसका मान होता है कि जी बराबर 6 पॉइंट गुणे 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर 11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे लिख दें मात्र, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, 6.1 × 10 की पावर माइनस 11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। 6 7, अच्छा यहाँ पे जो है 6 7 है, 6.67 × 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बल की जो दिशा होती है गुरुत्वीय केंद्र की तरफ होती है, बल की दिशा गुरुत्वीय केंद्र की तरफ, बल की दिशा गुरुत्वीय केंद्र की तरफ, गुरुत्वीय केंद्र की तरफ, गुरुत्वीय केंद्र की तरफ होती है। बल की दिशा किधर होती है? गुरुत्वीय केंद्र की तरफ होती है।
ठीक है। अब देखिए कि अगर किसी वस्तु, मतलब मान लीजिए कि अगर पृथ्वी ही है, अगर ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये क्या है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर ही कोई वस्तु अगर रखी हुई है, पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर कोई वस्तु 1 किलोग्राम की कोई वस्तु रखी हुई है, इसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम। ये पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का वजन कितना है, 1 किलोग्राम, तो पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु को किस बल से अपनी तरफ खींचेगी पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो है 1 किलोग्राम वस्तु को किस बल से नीचे खींचती है, ये 1 किलोग्राम की वस्तु जो पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि F बराबर, ठीक है, ये हो गया, इसका द्रव्यमान कितना है 1, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है me, मतलब मास ऑफ अर्थ, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर, और यहां रख दें हम लोग g, यहां क्या रख दें, यहां रख दे g, कि F बराबर g me, इसका वजन है 1 किलोग्राम अपान r स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा कि F बराबर g me अपान r स्क्वायर। तो ये एक नियतांक होता है, ये एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब इसका मान क्या है, निर्धारित है, और लगभग पृथ्वी किसी 1 किलोग्राम वस्तु को किस बल से खींचती है, तो जिस बल से खींचती है उसको कहते हैं कि जी या मी अपान आर स्क्वायर। इसका मान क्या है, इसका मान निश्चित है कि पृथ्वी किस वस्तु को पृथ्वी किसी वस्तु को किस बल से खींचेगी, ये होता है बराबर। अगर इसको पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसी बल से खींचेगी। मतलब 1 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी किस बल से नीचे खींचेगी, तो 1 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे खींचती है। ठीक है, इसका मान सारे, इसमें अगर जी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर 11 रखें, -11 रखें, या मी का मान रखें, और पृथ्वी की त्रिज्या इसका पृथ्वी की त्रिज्या का अगर मान रखें, और हल करने के बाद जो है यही आएगा, 9.8 ही आएगा। तो 1 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे खींचती है। इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अगला क्या है, अगला एक प्रश्न है कि दो वस्तुएं अगर ऊपर फेंकी जाएं, दो वस्तुओं को ऐसे ऊपर फेंका गया, एक का वेग है 3 और एक का वेग है 5, तो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। ठीक है, दो वस्तुओं का प्रारंभिक वेग, दो वस्तुओं का प्रारंभिक वेग 3:5 है, 3:5 है, तो उनके द्वारा तय की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तय की गई ऊंचाई का अनुपात होगा, तय की गई ऊंचाई का अनुपात होगा यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई, यदि वस्तु ऊपर फेंकी गई हो, यदि वस्तु ऊपर फेंकी गई हो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इधर कि H1 अनुपात H2 बराबर, ठीक है, ये H1 अनुपात H2 बराबर होता है कि V स्क्वायर अनुपात V1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कि 9, 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर बराबर 9:25। ठीक है, ये हो जाएगा 9:25। अगला समझ लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए कि एक मीनार है, तो यहां से
एक वस्तु 100 किलोग्राम की, ये मान लीजिए कि ये वस्तु 10 ग्राम की है, अब ये वस्तु जो है ये 1 ग्राम की है। इन दोनों वस्तुओं को एक साथ अगर यहां से छोड़ा जाए, एक साथ अगर नीचे छोड़ा जाए, तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। ठीक है, मतलब यहां जो है जो वेग है वो जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। तो लिख लीजिए अगला, कि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ नीचे फेंकने पर एक साथ जमीन पर गिरेंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। अगर एक ही मीनार से एक व्यक्ति 80 किलोग्राम का हो, अब एक व्यक्ति जो है 40 किलोग्राम का, और दोनों लोग एक ही साथ कूदे नीचे, तो दोनों व्यक्ति जो है जमीन पर एक ही साथ गिरेंगे आगे। ठीक है, जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। और जो है पृथ्वी का भी हमने बताया था आपको, ये वाला इस तरीके से कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ किस वेग से खींचती है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तो ऐसे है कि एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से नीचे गिरता है, पृथ्वी को किस वेग से टकराएगा, किस वेग से पृथ्वी इसको खींचेगी। तो कोई पत्थर अगर किसी भी ऊंचाई से नीचे अगर गिरा है, तो पृथ्वी उसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से ही नीचे खींचती है, मतलब से टकराएगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए, अगर किसी वस्तु को हम क्या करें कि यहां से धरातल से इस वस्तु को ऊपर फेंकें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वस्तु का जो वेग होगा ऊपर जाने पर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। एक समय ऐसा आएगा, एक क्षण यहां पे लास्ट में एक क्षण ऐसा आएगा कि वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, वेग घटेगा और वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परंतु उसका त्वरण कभी भी घटेगा नहीं, ना तो उसका जो है शून्य होगा। याद रखना कि त्वरण जो है कि ऊपर फेंकने पर क्षण भर के लिए चाल तो शून्य होगी, परंतु त्वरण शून्य नहीं होगा। अगला है घर्षण बल। अगला है घर्षण बल। ठीक है, अभी देखिए कि इस तरीके से अगर एक धरातल है और यहां से यहां एक फुटबॉल है, ठीक है, ये एक फुटबॉल है, और अगर इस फुटबॉल पर अगर एक किक मारी जाए, तो ये फुटबॉल इस तरीके से जाता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो फुटबॉल पर जो वेग आरोपित किया गया है, वह वेग क्या हो जाएगा कि वेग शून्य हो जाएगा और फुटबॉल जो है रुक जाएगा। तो यह किस कारण संभव है, तो घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या करता है कि इस वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इस तरीके से अपनी ओर क्या करेगा कि वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, मतलब गति का विरोध करता है। तो वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करे, स्थिरता लाने का प्रयास करता है, तो ये बल कैसा बल है, तो घर्षण बल है। ये घर्षण बल जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, पहला वाला है स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा वाला है, पहला वाला है स्थैतिक, दूसरा है सर्पी, सर्पी घर्षण बल, और तीसरा है लोटनिक घर्षण बल, तीसरा है लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक
घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये एक पिंड है इस तरीके से, ठीक है, इस पर हम बल तो आरोपित कर रहे हैं परंतु ये स्थिर है, ये ना तो हिल रहा है ना तो डोल रहा है। तो इसके नीचे जो घर्षण बल लग रहा है इस बल को क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। कि बल तो आरोपित हो रहा है, मतलब यफ तो है, यफ आरोपित हो रहा है परंतु वस्तु क्या है, वस्तु स्थित है, वस्तु अपने अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रही है। तो इसमें कौन सा बल लग रहा है, तो इसमें स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। सर्पी घर्षण बल क्या है कि अगर कोई एक वस्तु है इस पर क्या किया गया, इस पर ऐसे बल लगाया गया, इस वस्तु पर बल आरोपित किया गया, यह आरोपित किया गया, तो यह वस्तु भी क्या है, यह वस्तु भी गति की अवस्था में गतिमान हो गई वस्तु, परंतु घर्षण बल तो इसमें भी लग रहा है, घर्षण बल इसमें लग रहा है। तो ये वाला जो बल है ये कैसा है, ये जो है सर्पी घर्षण बल है। कैसा घर्षण बल है, तो सर्पी घर्षण बल है। और देखो आपने पढ़ा होगा पुली, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से पट्टा चढ़ा होता है ऐसे, तो इसमें भी घर्षण बल लगता है, इस वाले में भी घर्षण बल लगता है। तो इसमें कौन सा घर्षण बल होता है, तो इसमें लोटनी घर्षण बल होता है, ठीक है।